Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Vishal. In today's lecture we are going to discuss about instrumentation of IR spectroscopy, जिसके अंदर हम डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बेसिक टर्म्स के बारे में देखा था कि हमारे पास कौन कौन सी बेसिक टर्म्स आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इंक्लूड होती हैं, फंडामेंटल वाइब्रेशंस क्या होती है, नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशंस कौन सी होती हैं, और उसके साथ साथ हमने रूल्स देखे थे डिफरेंट। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्पर्सिव आईआर स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में देखेंगे कि वो किस तरह हमारे पास वर्क करता है, उसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और एट दी एंड हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ डिस्पर्सिव आईआर स्पेक्ट्रोमीटर। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे एंड तक वॉच कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास डिस्पर्सिव आईआर स्पेक्ट्रोमीटर का जो हमारे पास फ्लो चार्ट है वो किस तरह का होता है। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक आईआर जो एनर्जी सोर्स है, यानी इंफ्रारेड एनर्जी सोर्स है, जहाँ से हमारे पास आईआर रेडिएशन जो है वो पैदा होती है। अब ये जो आईआर रेडिएशन जिस सोर्स से जो है वो पैदा होती है, वो हमारे पास जो है वो दो तरह के होते हैं। या तो हमारे पास वो एक मोस्टली जो यूज़ होता है वो नस्ट फिलामेंट हो सकता है, या दूसरी तरफ वो हमारे पास हो सकता है ग्लोब। ठीक है, ये दो हमारे पास जो है वो यूज़ होते हैं एज ए सोर्स। अब नस्ट फिलामेंट जो है वो हमारे पास रेयर अर्थ ऑक्साइड्स ऑफ जिरकॉन, थोरियम और यूटर्बियम से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर एक बाइंडर भी प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे हमने रेयर अर्थ जो है वो ऑक्साइड्स लिए हैं। इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ये जो रेयर अर्थ ऑक्साइड्स है जिरकॉन, थोरियम, यूटर्बियम के, ये हमारे पास जो है वो वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पे जो है वो आईआर रेडिएशंस को जो है वो इमिट करते हैं, और एज रिजल्ट हम क्या करते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास इनके डिग्रेडेशन के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम होते हैं। एज ए रिजल्ट ये हमारे पास फेवरेबल होता है फॉर यूजिंग एज अ सोर्स ऑफ आईआर। इसको इलेक्ट्रिकली हम हीट करते हैं एट 1000 to 1800 डिग्री सेल्सियस, और एज ए रिजल्ट आईआर रेडिएशन इमिट होती है, और हमारे पास कंटिन्यूसली इसमें से आईआर रेडिएशन निकल रही होती है, और उसकी जो रेंज होती है वो 2 to 14 माइक्रोमीटर होती है। अब हमारे पास ये एक्चुअली इसकी शेप कैसी होती है कि इसे एज ए होलो ट्यूब बनाया जाता है। ठीक है, जो कि जिसका जो डायमीटर है वो हमारे पास होता है 2 mm। ठीक है, और लेंथ उसकी 2 से 5 सेंटीमीटर होती है। और ये जो है इसको जो इसमें से फिर लाइट जो है वो पास करवाई जाती है, और लाइट पास करवाते हुए हम इलेक्ट्रिकली जो है वो हीटिंग करते हैं। और जब इलेक्ट्रिकली हीटिंग होती है तो 1000 से 1800 डिग्री सेल्सियस पे जब ये हीट होता है तो ये आईआर रेडिएशन इमिट करता है। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाता है ग्लोबल। ग्लोबल जो है वो एक स्मॉल रोड होती है, ये होलो नहीं होता। ये जो हमारे पास नस्ट फिलामेंट है ये होलो होता है, लेकिन ये जो है हमारे पास एक स्मॉल रोड होती है जो सिलिकॉन कार्बाइड से मिलकर बनी होती है, और इसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर होती है, और डायमीटर 7 mm होता है, यानी मिलीमीटर होता है। इसको भी जो है इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है एट हाई टेम्परेचर, और 500 से 550 पर सेंटीमीटर की रेंज में हमारे पास ये जो मोस्टली रेडिएशन है वो देता है। लेकिन मोस्टली हमारे पास जो यूज़ होता है वो नस्ट फिलामेंट होता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये आईआर सोर्स हो गया, जो कि हमारे पास क्या हो सकता है, या तो वो नस्ट फिलामेंट हो सकता है या फिर हमारे पास वो ग्लोबल हो सकता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक मिरर के थ्रू इस आईआर रेडिएशन जो हमारे पास आई है उसको इक्वल इंटेंसिटी के 2 बीम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अगर आपको यहाँ पे शो करवाऊँ तो हमारे पास एक आपने आईआर रेडिएशन यूज़ की, ठीक है, और इसको मिरर के थ्रू 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट इसका इधर जाएगा और एक पार्ट इधर जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2 बीम्स में कन्वर्ट हुआ है इसे मिरर के थ्रू हम जो है वो रेफर कर देते हैं टुवर्ड्स रेफरेंस सेल एंड सैंपल सेल। अब सैंपल सेल और रेफरेंस सेल हमारे पास एक्चुअली है क्या, रेफरेंस सेल और जो सैंपल सेल है इसके अंदर डिफरेंस ये होता है कि सैंपल सेल के अंदर आपका क्या होता है, आपका एक सोलवेंट प्लस आपका जो सैंपल है, जो कि आपके पास क्या है, लेट्स सपोज अगर कोई सॉलिड में है तो उसको किसी भी सोलवेंट के अंदर डिजोल्व करके आपने रखा हुआ। ठीक है, ये हो सकता है, या फिर हमारे पास जो है वो कोई भी, जैसे केबीआर के अंदर जो है हमने जो है वो सॉलिड अपना जो है वो उसकी डिस्क बना कर रख सकते हैं। डिफरेंट तरह के हमारे पास लिक्विड गैसेस, या हमारे पास जो है वो सॉलिड फॉर्म में आपका सैंपल होता है इन सैंपल सेल। और रेफरेंस सेल में हमारे पास क्या होता है कि सैंपल के अलावा जो चीज़ आपके सैंपल सेल में होती है, जैसे कोई सॉल्वेंट हो गया वो आपके रेफरेंस सेल में होता है, एयर हो गई। इससे क्या होता है कि हमारे पास जो सैंपल सेल से जो रेडिएशन आती है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास साथ साथ हमारे पास रेडिएशन और क्या चीज़ अब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसका सोलवेंट। तो दूसरी तरफ से जब हम सोलवेंट रखते थे तो जो सोलवेंट रेडिएशन अब्जॉर्ब करता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर दी जाती है, और एज रिजल्ट हमारे पास प्योरली सिर्फ सैंपल का जो है वो हमारे पास स्पेक्ट्रम जो है वो आ जाता है, और ये हमारे पास एरिया कहलाता है सैम्पलिंग एरिया। अब इस सैम्पलिंग एरिया का क्या फ़ायदा होता है कि ये हमारे पास आईआर रेडिएशन को पास करने देता है थ्रू सैंपल। ठीक है, या फिर वो पास कर जाए या रिफ्लेक्ट कर जाए, वो हमारे पास सैंपल पर डिपेंड करेगा कि कौन सी रेडिएशन वो अपने अंदर से ट्रांसमिट होने देगा और कौन सी नहीं होने देगा।
और उसके साथ साथ हमारे पास जो है वो कंटेनर जो है वो अब्जॉर्प्शन नहीं करता, हम ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं हाई जो हमारे पास जो है वो खुद जो है वो रेडिएशन अब्जॉर्ब ना करे, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास जो सैंपल है वो यूनिफॉर्मली जो है वो पड़ा रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सैंपल होल्डर है, इसके अंदर यूनिफॉर्मली आपका जो है वो जो सैंपल है वो पड़ा रहता है। उसके साथ साथ हमारे पास क्लियर और एक्यूरेट स्पेक्ट्रम आता है। इसकी एक रीज़न ये भी है कि हमने हमारे पास दूसरी तरफ रेफरेंस सेल भी लगाया होता है, तो अगर इसके अंदर सोलवेंट प्लस सैंपल है तो दूसरी तरफ अकेला सोलवेंट है, तो सोलवेंट के जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो लास्ट पे स्टेज के ऊपर हमारे पास जो स्पेक्ट्रम हासिल होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, सैंपल का होगा, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास सैंपल होल्डर या सेल यूज़ होता है लिक्विड और सॉलिड्स के लिए, जैसे कि ये है। उसके साथ गैस सेल कंपार्टमेंट होता है। गैस सेल कंपार्टमेंट में हमारे पास कुछ यूँ बना होता है कि उसका अंदर से जो डायमीटर होता है वो बड़ा होता है कि हमारे पास टोटल पाथ मीन पाथ लेंथ जो है वो बढ़ती जाए गैस के मॉलिक्यूल्स की, यानी यहाँ पे टकराए, इधर टकराए, इधर टकराए, इधर टकराए, इधर टकराए, ठीक है। तो इस बेस पे हम जो है वो गैस सेल कंपार्टमेंट रखते हैं, ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का होता है। इसके अलावा केबीआर पैलेट होल्डर रख सकते हैं। ये हमारे पास एक्चुअली होता क्या है, केबीआर पोटाशियम ब्रोमाइड जो है उसको यूज़ किया जाता है और उसके अंदर मिक्स किया जाता है आपके सैंपल को। अब जब केबीआर है वो हमारे पास मिड आईआर रीजन के लिए जो है वो इनविजिबल है, यानी हमारे पास यहाँ पे ये कुछ भी अब्जॉर्प्शन शो नहीं करेगा मिड आईआर रीजन के अंदर। तो केबीआर के अंदर आप अपना मिक्स करते हो सैंपल, ठीक है, अपना क्या मिक्स करते हो, सैंपल जो कि सॉलिड होता है, दोनों को अच्छे से मिक्स करते हैं, हाई प्रेशर पे के अंदर इसको कन्वर्ट कर देते हैं एक पैलेट की फॉर्म में, ठीक है। इस तरह एक पैलेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इस पैलेट को इस पैलेट होल्डर के अंदर रख के हम जो है वो सैम्पलिंग एरिया के अंदर रख देते हैं इस पॉइंट पे, और एज ए रिजल्ट हमारे पास इसमें से रेडिएशन जो है वो पास कर जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअली था सैम्पलिंग एरिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है, सैम्पलिंग एरिया के बाद हमारे पास आता है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर का क्या काम होता है, एक्चुअली इसके ना डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर रोटेटिंग बीम चॉपर है, जैसे कि आप यहाँ पे से देख सकते हो ये। अब ये मोटर इस पे लगी हुई है और ये जो है वो रोटेट करता जाता है, ठीक है, ऐसे रोटेट करता रहता है। अब एक टाइम पे बीम चॉपर जो है वो रेफरेंस सेल की जो रेडिएशन है उससे नहीं पास होने देता थ्रू मिरर। दूसरे टाइम पे जो बीम चॉपर है, जब इसकी पोजीशन है कुछ यूँ हो जाए, अगर मैं इसको बनाऊँ कि इसकी पोजीशन यूँ हो गई है, यानी हमारे पास जो है वो इधर आ गया, यहाँ पे इधर तक है, ठीक है। तो इधर से रेडिएशन पास हो जाएगी मिरर तक और वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई हमारे पास डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग तक पहुंच जाएगी, ठीक है। एक टाइम पे वो क्या करता है, रेफरेंस सेल में से जो ट्रांसमिटर लाइट है उसे पास होने देता है और दूसरे टाइम पे वो किस पे से आने देता है, सैंपल सेल में से, ताकि जो दोनों की रेशियोज है उनको मेजर कर सके हमारे पास जो एनपी डिटेक्टर है वो। अब होता क्या है कि हमारे पास बीम चॉपर के थ्रू हम जो है वो 1 बाय 1 करके मिरर की तरफ अपनी रेडिएशन पास करते हैं, एक दफ़ा रेफरेंस सेल की और दूसरी तरफ सैंपल सेल की। उसके साथ साथ इसमें क्या लगा होता है, डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है। डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग का क्या काम होता है कि वो मल्टीपल वेवलेंथ यानी ब्रॉड रेंज की जो वेवलेंथ है उसमें से एक सिंगल वेवलेंथ को सेपरेट करता है और स्लिट में से पास करवाते हुए उसे डिटेक्टर के अंदर भेज देता है। अब एक टाइम पे लेट्स सपोज कि हमारे पास 550 पर सेंटीमीटर की जो वेवलेंथ है उसकी रेडिएशन जो है वो पहुंची है डिटेक्टर पे। एक दफ़ा वो रेफरेंस सेल से पहुंची और एक दफ़ा वो सैंपल सेल से पहुंची है, और डिटेक्टर क्या करेगा कि दोनों की जो रेशियोज है उनको मेजर करेगा कि अगर रेफरेंस सेल जो है वो उसकी अब्जॉर्प्शन शो कर रहा है 100%, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास जो रेफरेंस सेल है वो शो कर रहा है 50%, ठीक है, एक ही वेवलेंथ के ऊपर। इट मीन्स कि अगर 50% ड्यू टू सॉल्वेंट है तो हमारे पास सैंपल के में कितनी होगी, 100 - 50, तो सैंपल की वजह से हमारे पास कितनी होगी, 50%। तो इसका ये मतलब हुआ कि 550 पर सेंटीमीटर के ऊपर 50% अब्जॉर्प्शन जो है वो आई है, ठीक है, और उसी बेस में हमारे पास डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करता है। और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि ये एक वीक सिग्नल होता है, इसे एक एम्पलीफायर के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे बाद में आपका रिकॉर्डर जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है और इन दी फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम आपका जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो ऑब्टेन हो जाती है। यानी ओवरऑल क्या होता है कि हमारे पास एक रैपिडली रोटेटिंग बीम चॉपर होता है जो कि बीम्स को अल्टरनेटिवली जो पास करवाता है टुवर्ड्स डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और स्लिट में से पास होते होते हमारे पास क्या होता है कि एक सिंगल फ्रीक्वेंसी या सिंगल वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वही हमारे पास डिटेक्टर तक पहुंच सकती है। अब डिटेक्टर यहाँ पे जो यूज़ होता है ना, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं बताया था इमेज के अंदर, ये जो डिटेक्टर होता है वो डिफरेंट तरीके के होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो डिटेक्टर मेनली यूज़ होता है वो हमारे पास होता है थर्मोकपल डिटेक्टर। अब थर्मोकपल डिटेक्टर हमारे पास कुछ यूँ होता है कि ये इसके अंदर ना दो तरह की जो मेटल्स है एक दूसरे के साथ अटैच होती है, एक जो है वो कोल्ड होती है और एक जो है वो हॉट होती है, यानी हमारे पास एक जो है वो कोल्ड होती है और दूसरी हमारे पास हॉट होती है। अब हॉट जो है वो
हीट अप कैसे होती है? एक्चुअली जब हमारे पास IR रेडिएशन जो ट्रांसमिट हुई है वो इस के साथ टकराती है, तो वो जो IR रेडिएशन है जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, और इसके हीट में कन्वर्ट होने की वजह से हमारे पास हॉट और कोल्ड जो हमारे पास पार्ट है इसके अंदर वो डिफरेंस है वो इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा हीट अप हो जाती है, और एज ए रिजल्ट हमारे पास थर्मोकपल डिटेक्टर काम करता है। अब जब इनका जो डिफरेंस है वो इंक्रीज़ कर जाता है, तो इनके डिफरेंस की वजह से हमारे पास एक वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होती है? वोल्टेज। अब इस वोल्टेज के प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे पास क्या होगा? इस वोल्टेज करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट की वजह से हमारे पास क्या होगा? सिग्नल आएगा, और उसकी सिग्नल की इंटेंसिटी से हम हिसाब लगा लेते हैं कि कितनी हमारे पास रेडिएशन जो है वो ट्रांसमिट हुई है, या वाइस वर्सा के हमारे पास कितनी अब्जॉर्ब हुई है। यानी हमारे पास सबसे पहले डिटेक्टर की तरफ जो है वो इस तरह इसका वर्क होता है कि वोल्टेज में कन्वर्ट होता है, और हम जो है वो करंट जो प्रोड्यूस होता है उसकी बेस पे हम देख लेते हैं, और वो जो सिग्नल होता है उसे एम्पलीफायर के थ्रू जो है वो एम्पलीफाई कर दिया जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद आपका रिकॉर्डर जो है वो इसे रिकॉर्ड कर लेता है। अब हमारे पास जो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं वो हमारे पास आते हैं इन द फॉर्म ऑफ परसेंट ट्रांसमिटेंस। परसेंट ट्रांसमिटेंस हमारे पास जो है वो एक तरफ आपकी परसेंट ट्रांसमिटेंस होती है, ठीक है, एक तरफ अब आपकी क्या होती है? परसेंट ट्रांसमिटेंस वाई एक्सिस पे, और आपकी एक्स एक्सिस पे हमारे पास होता है पर सेंटीमीटर, यानी वेव नंबर होता है। ठीक है, और इसी तरह आपका जो स्पेक्ट्रम है वो रिकॉर्ड होता है। अब हमारे पास परसेंट ट्रांसमिटेंस जो है वो किस तरह कैलकुलेट होती है? IS/IR मल्टीप्लाई बाय 100। IS हमारे पास क्या है? इंटेंसिटी ऑफ सैंपल बीम डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ रेफरेंस बीम। ठीक है, यानी हमारे पास कितनी इंटेंसिटी की जो रेडिएशन है वो आ रही है फ्रॉम सैंपल, और कितनी इंटेंसिटी की आ रही है फ्रॉम रेफरेंस बीम। इसकी बेस पे हमारे पास रिकॉर्डर जो है वो आपका स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करता है, और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो परसेंटेज में आपके पास आंसर आ जाता है। अगर आपके पास 100% ट्रांसमिटेंस आई है तो इसका मतलब सारी की सारी रेडिएशन ट्रांसमिट कर गया, और कोई भी चीज़ अब्जॉर्ब नहीं हुई। इट मीन्स कि अब्जॉर्प्शन है 0 और ट्रांसमिटेंस है 100। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हुई है तो इसका क्या मतलब है कि 0% ट्रांसमिटेंस है। ठीक है, तो इसे इसकी बेस पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो पीक्स है वो किस टाइप की आती हैं। अगर हमारे पास कुछ यूँ आया है और ट्रांसमिटेंस जो है वो ऐसे इंक्रीज़ कर रही होती है, तो अगर यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज ये ऐसे आया, तो इसका इस पॉइंट पे क्या मतलब है कि ट्रांसमिटेंस हाई है, और अगर ट्रांसमिटेंस आया तो अब्जॉर्प्शन क्या हुई? 0 हुई। और लेकिन अगर हमारे पास क्या है? ट्रांसमिटेंस लो है, जैसे कि इस पॉइंट पे है, तो इट मीन्स कि हमारे पास अब्जॉर्प्शन क्या है? वो हाई है। तो इस बेस पे हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी रेडिएशन अब्जॉर्ब हुई है, और वो हम देख लेते हैं कि वो किस रीजन में हो रही है, और इसी रीजन के हिसाब से हम फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब ये हमारे पास है डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रोमीटर। डिस्पर्सिव इस वजह से क्योंकि इसमें डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज़ होता है, और हमारे पास जो है वो 1 by 1 करके आप वेवलेंथ को जो है वो स्टडी करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी लिमिटेशंस को। सबसे पहले ये कि इसके अंदर एक्सपेंसिव प्रिज्म्स और डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स वगैरह यूज़ होते हैं। इसको जो है हमें खुद मैनुअली जो है वो कैलिब्रेट करना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे। अगर हम कैलिब्रेट ना करें तो हमारे रिजल्ट्स गलत आने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा हम सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी को एक टाइम पे कर सकते हैं, यानी 1 by 1 करके। डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से 1 by 1 करके पास हो रही है, पहले 550, 551, 552, ठीक है, इस तरह। लेकिन हमारे पास क्योंकि ये इस तरह हो रहा है तो इसकी टाइम बहुत ज़्यादा लेगा, लेकिन हमारे पास जो दूसरी तरफ होती है जिसको हम कल पढ़ेंगे वो बहुत ही फास्ट मेथड होता है, जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर होता है। इसके अलावा हमारे पास 2 से 10 मिनट, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेता है, तो 2 से 10 मिनट सिर्फ एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम को स्कैन करने में लगते हैं, जबकि दूसरी तरफ FTIR स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर हम जो है वो सेकंड्स के अंदर अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर मैंने डिटेल के साथ आपको डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू।